Hey beautiful soul, hope you all are doing great. Friends, आपको क्या लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है? और अगर हाँ करता है तो क्या ये आपके लिए काम करता है? आप अपनी मनपसंद चीज़ों को इसका इस्तेमाल करके मैनिफेस्ट कर पाते हो? अगर हाँ तो आप ये सब कैसे कर लेते हो? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हो? आप पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखते हो, विजुअलाइजेशंस करते हो, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हो, क्या करते हो आप? अब आपको लग रहा है कि मैं ये सब क्यों पूछ रही हूँ? मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम सबके लिए इक्वली काम कर रहा है। हम चाहे किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करें या ना करें, पर फिर भी हम सारी चीजें मैनिफेस्ट कर ही लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत लोगों को गलत फहमी है कि अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस को लिखते हैं तभी ये काम करता है, और ग्रेटिट्यूड जर्नल प्रैक्टिस करना, विजुअलाइजेशंस करना, ये सब कंपलसरी है। और अगर हम ये नहीं करते तो हम अपनी मनपसंद चीज को कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, जो कि बिल्कुल गलत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपसे अपनी जिंदगी की हर सच्चाई को शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे मैंने अपने जीवन में चीज़ों को मैनिफेस्ट किया, कैसे मैंने हासिल किया है। और फ्रेंड्स, सच कहूँ तो मैंने कभी भी पॉजिटिव अफर्मेशंस को लिखा नहीं है। हाँ, ग्रेटिट्यूड जर्नल अभी रिसेंटली मैंने लिखना शुरू जरूर किया है, पर वो भी मैं डेली नहीं कर पाती हूँ। पर हाँ, मन ही मन दिल में भगवान और यूनिवर्स का शुक्राना जरूर करती हूँ। फ्रेंड्स, आप यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करते हो तो बहुत जरूरी है कि आपका उसमें इमोशनली इन्वॉल्व होना। जस्ट आप लिखने के लिए ही लिख दो तो वो काम कभी भी नहीं करेगा। और अगर किसी कारण से आप लिखते नहीं हो, सिर्फ आपके इमोशनली आप उसके साथ, उस थॉट के साथ अटैच रहते हो, तो भी ये 100% काम करता है। फ्रेंड्स, मैं तो कहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम लॉ ऑफ वाइब्रेशंस, लॉ ऑफ इमोशंस होना चाहिए। तो आई थिंक सबको क्लियर होता कि ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वो बातें शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी कि ये एक्चुअली कैसे काम करता है। और फ्रेंड्स, सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन कभी भी पॉजिटिव अफर्मेशंस को लिखा नहीं है। विजुअलाइजेशंस भी जैसे लोग बताते हैं वैसे कभी नहीं किया है। और हाँ, ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिखना अभी मैंने रिसेंटली ही चालू किया है, लेकिन भगवान का शुक्राना मैं हमेशा से करती रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरा आपसे अपनी जिंदगी की बातों को शेयर करने का मेन मकसद ही ये है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं समझने में कि ये कैसे एग्जैक्टली काम करता है। और फ्रेंड्स, मैंने ये जो भी अभी कहने जा रही हूँ वो आपकी सिंपैथी को अट्रैक्ट करने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। फ्रेंड्स, बिलीव मी, और प्लीज़ आप मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा कि मैंने ये सब कुछ आपसे इसलिए शेयर किया ताकि मैं आपकी सिंपैथी को अट्रैक्ट कर सकूं। नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती। बट हाँ, मैं जेन्युइनली ये सोचकर आज शेयर करने जा रही हूँ कि शायद उन लोगों को मदद मिले जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में गलत सोचते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो मैं चाहती हूँ कि उनको मदद मिले और वो अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाए। फ्रेंड्स, आज से 30 साल पहले 21 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई, और जैसे हर लड़की अपने दिल में सपने संजोए अपने ससुराल आती है, मैं भी अपनी ससुराल आ गई। करीब साल भर तो सब कुछ सही रहा, और साल भर बाद मेरे हस्बैंड को उनके बिजनेस में बहुत लॉस हुआ और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां, तकलीफ़ें आ गई। लेकिन फिर भी हमने अपनी ज़िंदगी को कभी कोसा नहीं। हम धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे, और फिर भगवान ने हमें बहुत ही क्यूट बच्ची से नवाजा। हमारे घर एक बेटी का जन्म हुआ। हम बहुत खुश थे, चाहे जो कुछ भी हमारे पास था हम उसमें खुश थे, क्योंकि हमारे घर एक नन्ही सी बेटी ने जन्म लिया है। और धीरे धीरे बेटी बड़ी होती गई और उसकी पढ़ाई शुरू हुई,
और उन्हीं दिनों फिर द सीक्रेट आई मार्केट में बुक, और फिर मैंने उसे खरीदा और पढ़ना शुरू किया। तो मुझे अच्छा लगता था इसे पढ़ना, क्योंकि मुझे इससे काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती थी। और उन दिनों जिस परेशानी में हम थे, मेरे लिए अपने जीवन में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी था। और मेरी ज़िंदगी यूं ही आगे बढ़ती गई। फिर बेटी बड़ी हो गई और वो कॉलेज में आ गई। अब धीरे धीरे हमारी फिनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी इम्प्रूव हो गई। फिर 2012 में मेरी कज़िन सिस्टर जो बैंगलोर में रहती है, उनके नए घर का गृह प्रवेश था। उसमें हम तीनों गए और वहाँ जाकर उनके गृह प्रवेश में हमारी मुलाकात उनके एक फैमिली फ्रेंड से हुई, जो बहुत ही भले लोग थे। उन्होंने हमें अपने घर चाय पर बुलाया। वो मेरी कज़िन सिस्टर के घर के बाजू में ही रहते थे। फिर हम नेक्स्ट डे उनके घर गए और वाकई में हमें बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर। और फिर हम दूसरे दिन रिटर्न हो गए, वहाँ से बेंगलोर से अपने घर आ गए। और आते हुए मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये उनका परिवार बहुत ही अच्छा था ना, मेरी कज़िन सिस्टर के जो फैमिली फ्रेंड थे उनका। मैंने कहा कि वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, बस भगवान करे कि हमारी बेटी को भी ऐसा ही घर परिवार मिल जाए। और फिर मैं भूल ही गई उस बात को। और उस बात को करीब 1.5 साल बीत गए और करीब 1.5 साल बाद मेरी कज़िन सिस्टर का फ़ोन आया कि देखो, जब आप लोग मेरे घर पे आए थे गृह प्रवेश में और जो हमारे फैमिली फ्रेंड के यहाँ हम लोग गए थे चाय पर, तो वो अभी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और उन्हें तुम्हारी बेटी पसंद है। तो बस आप लोग जल्दी से बैंगलोर आ जाओ और दोनों की मुलाकात करवा देते हैं। हम जब बैंगलोर उनके घर गए थे तब हमारी मुलाकात उनके बेटे से नहीं हुई थी। और जब मेरी कज़िन सिस्टर ने कहा कि बस आ जाओ, तो मैं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उस वक्त मेरी बेटी फाइनल ईयर में थी। तो मैंने कहा अभी तो ये छोटी है, अभी नहीं, थोड़े दिन बाद में 4-6 महीने जाने दो, फिर हम आते हैं। तो वो बोली नहीं, आप तुरंत ही आ जाओ। और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि चलो ना जाके आते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जाएंगे तो रिश्ता हो ही जाएगा, लेकिन अगर नहीं जाते हैं तो फिर ख़राब लगेगा उन्हें कि भाई ये क्यों नहीं आ रहे हैं। और फिर हम तीनों वापस बैंगलोर गए 1.5 साल बाद। बैंगलोर पहुंचते ही मेरी बेटी की उस लड़के से मुलाकात हुई जो आज मेरा दामाद है। ही इज़ अ जेम ऑफ पर्सन। और फिर जब दोनों को पसंद आ गया, आपस में एक दोनों ने बात की, तो सबकी सहमति से उसी दिन इनका रिश्ता पक्का हो गया। और फिर नेक्स्ट डे की फ़्लाइट लेकर हम अपने घर रिटर्न हो गए और हम बहुत खुश थे, क्योंकि हमारे लिए बेटी का जो रिश्ता आया था वो सामने से आया था, और वो भी उसी घर का, जिस घर के जैसा घर मैंने अपनी बेटी के लिए चाहा था। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि आप जो कुछ भी चाहें, अपनी इंटेंशन हमेशा प्योर रखिए, मन में कोई डाउट नहीं आने दें। और जब हम फर्स्ट टाइम बैंगलोर गए थे तब मैंने उनके बेटे को नहीं देखा था, पर फिर भी उन लोगों से मिलकर जब मुझे अच्छा लगा कि ये लोग बहुत ही भले लोग हैं, तब मैंने चाहा और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जी, मेरी बेटी के लिए ऐसा ही अच्छा घर परिवार आप प्लीज़ दे दीजिएगा। और फिर मैं भूल ही गई थी, लेकिन और मन में कभी भी कोई बात नहीं आई थी। और फिर अपने आप 1.5 साल बाद मेरी बेटी के लिए ठीक उसी घर से सामने से चलकर रिश्ता आया। और फिर वहाँ से आने के बाद करीब 22 दिन बाद मेरे हस्बैंड को सीवियर हार्ट अटैक हुआ। हम उन्हें हॉस्पिटल तो ले गए, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके। मैंने हमेशा के लिए उन्हें खो दिया। मैं पूरी तरह से टूट गई थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी आगे कैसे बीतेगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सामने बेटी की शादी भी थी, क्या करूँगी, कैसे करूँगी। और यकीन मानिए, उस वक्त मेरा भगवान से भी भरोसा उठ गया था कि हम दोनों ने कितने सपने देखे थे कि हमारी इकलौती बेटी का हम कन्यादान करेंगे, और ये आपने हमारे साथ क्या किया। मैंने मंदिर जाना भी बंद कर दिया था। और फिर कुछ महीनों बाद मैं थोड़ी सी नॉर्मल हुई और फिर से द सीक्रेट पढ़ना शुरू किया।
मैंने भगवान जी से माफ़ी भी मांगी कि भगवान जी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने मंदिर आना बंद नहीं करना चाहिए था। और भगवान जी ने तो अच्छा ही किया था, वो जानते थे कि मेरे हस्बैंड की आयु इतनी ही है और इसीलिए सामने से उस भले घर से रिश्ता आया और मेरी बेटी का रिश्ता मेरे हस्बैंड की नज़रों के सामने ही पक्का हो गया था। और फिर मैंने धीरे धीरे अपने हस्बैंड का बिजनेस संभालना शुरू किया। मैं जानती नहीं थी कुछ भी, मैं अपने कंफर्ट जोन से कभी भी बाहर नहीं निकली थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ही प्रोटेक्टेड रखा था और फिर जैसे मेरे हस्बैंड ने सोच के रखा था ठीक वैसे ही हमारी इकलौती बेटी की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई और मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मेरे पेरेंट्स थे मेरे साथ, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो कि अपने लाइफ पार्टनर को खोने का दर्द क्या होता है। मैं बिजनेस करती लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, मेरे लिए सब कुछ नया था और धीरे धीरे मैं सीखती गई, समझती गई, बहुत कुछ नया नया सीखा। मैं बीच बीच में मैं इतनी टूट जाती कि मैंने अपनी ज़िंदगी से हार मानना शुरू कर दिया था और मैंने वो भी सोचा जो हमने कभी भी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर खुद को मैंने मोटिवेट किया कि भगवान ने तुम्हें कितनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है और तुम ये सब सोच के भगवान का अपमान नहीं कर सकती। और फिर खुद को खड़ा करती और हिम्मत से फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं भी अपने पेरेंट्स की इकलौती ही बेटी हूँ। तो धीरे धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। बेटी अपनी ससुराल में खुश थी और मैं भी यहाँ अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। और फिर मेरी बेटी प्रेग्नेंट हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो अब हमारे घर में फिर से एक नन्हा मेहमान आने जा रहा है। और मैंने भगवान जी से प्रार्थना की कि भगवान जी मेरी बेटी को आप बेटा ही दीजिएगा, क्योंकि मेरे बेटा नहीं है और मेरी बेटी के भाई नहीं है, तो मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी बेटी को बेटा ही हो। और फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया। मैं सपने देखती मन में कि जब मेरी बेटी के बेटा होगा तो मैं कैसे उसे गोद में लूँगी, कैसे मैं पूजा रखवाऊँगी, कैसे मैं पार्टी दूँगी, वो सब मैं मन ही मन सोचती रहती। और फिर वो दिन आ ही गया। मेरी बेटी को एक बहुत ही नन्हा सा क्यूट प्रिंस पैदा हुआ और मैं नानी माँ बन गई। मैं बहुत खुश थी। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे हस्बैंड की ही सोल हमारी फैमिली में वापस आ गई है। अभी इस खुशी को हम पूरी तरह से मना भी नहीं सके थे, सेलिब्रेट भी नहीं कर सके थे कि कुछ महीनों बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए। ये 2019 की बात है और मेरे पापा मेरी सपोर्ट सिस्टम थे। और उनके जाने के बाद ठीक 40 दिन बाद मेरी मदर भी एक्सपायर हो गई। मैं पूरी तरह से फिर से टूट गई। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। हाँ, दोनों की एज थी, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो मेरी सपोर्ट सिस्टम थे। मैं फिर से डिप्रेस रहने लगी और जैसे मैंने ज़िंदगी से हार ही मान ली थी। मैं रास्ते में जाती तो 2-3 बार मैं गिर गई थी रास्ते में और उन दिनों मेरी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और फिर वापस मैंने द सीक्रेट पढ़ना शुरू किया, फिर YouTube पर इसके वीडियोस को देखना शुरू किया और मुझे धीरे धीरे अच्छा लगता गया। मैं भगवान का शुक्राना करने लगी। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा था, मेरे पास रहने को घर, खाने को 2 टाइम खाना मिलता था, मेरी सांसें चल रही है, उन सारी बातों के लिए मैं भगवान का शुक्राना करने लगी। और धीरे धीरे मैं फिर से नॉर्मल होने लगी, अपना बिजनेस में फिर से संभालने लगी। और फिर मुझे तभी रियलाइज़ हुआ कि मेरी ज़िंदगी हमेशा से उतार चढ़ाव से भरी रही है, पर फिर भी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, हमेशा डटकर मुकाबला किया। और मैं यही सोचती थी कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को खुद संभाला, वैसे ही मैं दूसरों को भी हेल्प करूं और द सीक्रेट उनको समझाऊं।
कि आप जो भी कुछ सोचते हो अपने लिए वो बिल्कुल पा सकते हो। बस सिर्फ आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए, मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भगवान तथा यूनिवर्स हमेशा हमारे साथ है। और फिर मैं सोची कि क्या करूं, और मैं सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं लोगों की ज़्यादा हेल्प कर सकूं, पर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। और फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे भी YouTube पर अपना एक चैनल स्टार्ट करना चाहिए। फिर मैंने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ी, जोसेफ मर्फी की। द पावर ऑफ नाउ, एखर्ट टोल की, ये भी बुक मैंने पढ़ी और मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला। और मैंने यही समझा कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी थी। मैं हमेशा पॉजिटिव ही रही थी। हाँ, बीच बीच में नेगेटिव जरूर हो जाती थी, लेकिन फिर भी खुद को मैं हमेशा मोटिवेट करती रहती थी। और अब मेरी यही दिली ख्वाहिश है कि मैं हर व्यक्ति को मोटिवेट करूं जो अपनी ज़िंदगी से हार मान लेते हैं, अपने जीवन में आई कठिन परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं। फ्रेंड्स, जिंदगी है तो दुख, तकलीफ, परेशानी तो लगी ही रहती है, इसी का नाम जीवन है। लेकिन हमने हार नहीं माननी है, हमने हर चीज़ का डट के मुकाबला करना है। फ्रेंड्स, मेरा आपको अपनी जीवन की पूरी कहानी को सुनाने का यही मकसद था कि आप इसे समझो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम सब के लिए लगातार काम कर रहा है। मैंने कभी भी कोई पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखे नहीं, लेकिन हाँ, मन में पॉजिटिव जरूर रही कि सब कुछ अच्छा ही होगा, भगवान जी मेरे साथ हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं, इस तरह से मैं सोचती रही। लेकिन मैंने कभी भी पॉजिटिव अफर्मेशंस नहीं लिखे। तो क्या मेरी इंटेंशन प्योर है, इतना ही काफ़ी नहीं? मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आप जितने भी पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख लो, जितनी भी टेक्निक्स कर लो, अगर आपके मन में कोई डाउट है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, तो आपके विश पूरी नहीं हो सकती। आपके विश को पूरा होने के लिए ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटेंशन की, जो बहुत ही प्योर होनी चाहिए। मन में आपको कभी भी डाउट नहीं रखना है, कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं रखने हैं। तभी आप देखोगे कि आप किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, फिर भी आपकी मनपसंद हर चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करो, आप ज़रूर करिए, लेकिन उसे टेक्निक समझकर नहीं करिए, उसे दिल से महसूस होते हुए करिए, तभी ये आपके लिए भी काम करेगी। और फ्रेंड्स, मैंने शुक्राना करना तो मैं शुरू से करती थी, लेकिन जो ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना वो मैंने करीब लास्ट 6 महीने पहले ही शुरू किया है, और वो भी मैं रेगुलर नहीं कर पाती हूँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं आगे अपनी किसी भी मनपसंद चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाऊँगी? नहीं, क्योंकि मैं भले ही लिखूँ नहीं, लेकिन मन ही मन भगवान तथा यूनिवर्स का शुक्राना जरूर करती हूँ। मैं कभी भी उन पर डाउट नहीं करती। और फ्रेंड्स, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये बेसिकली हमारे थॉट्स के ऊपर ही काम कर रहा है। और अगर आपके थॉट्स प्योर है तो ये आपके लिए हर मनपसंद चीज़ आपके जीवन में ये जरूर लाएंगे। क्या आपको लगता है कि जिन्होंने इतनी सफलता हासिल की है उन सब ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को इस्तेमाल किया है? नहीं, उन्होंने अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखा है। हमने अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने जीवन को जीना है। जब आप ऐसा करोगे तो देखोगे कि आपका जीवन बहुत ही स्मूथ होता जा रहा है। फ्रेंड्स, बॉटम लाइन यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें बहुत ही पॉजिटिव वे में लाइफ को जीना सिखाते हैं। हमें हर हाल में पॉजिटिव ही रहना है, मन में डाउट नहीं आने देने हैं। और जब कभी कोई डाउट आ भी जाए, मन अशांत हो जाए, नेगेटिव हो जाए किसी पर्टिकुलर बात को लेकर, तब हमने उस बात को
पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस कर देना है, जिसे हम पॉजिटिव अफर्मेशंस के नाम से जानते हैं, राइट। बस आपने भी यही करना है, अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना है, खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।